तो लास्ट मैंने आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बोला था कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। तो यहां पर हमारे पास में एक एंगल अल्फा था जिसको हम लोगों ने बोला था डिफ्रैक्शन एंगल, कि लाइट जब स्लिट एस या प्राइमरी सोर्स एस पर इंसिडेंट होती है तो वहां से डिफ्रैक्ट हो जाती है। डिफ्रैक्ट होने के बाद में वो दो अलग अलग एंगल्स जो कि आपको यहां पर दिख रहे हैं, दो वेव फ्रंट के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है। ओके, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि डिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास में ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अगर हमारे पास में फ्रिंज बन रही है, यहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही है, तो उसके लिए कंडीशन होती है ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। मैं सही बोल रहा हूं? ये ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन है या डार्क फ्रिंज के लिए है? चलो, हालांकि मैंने गलत 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 गलत। डिफ्रैक्शन के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा इज कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। डिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास में राइट आंसर इज ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा इज कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। अगर हमारे पास में अल्फा बहुत छोटा एंगल है, मतलब कि जो स्लिट की डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, मान लो कि ये स्लिट हम लोग कहीं इस तरह से बना दे, यहां पर कुछ इस जगह पर अगर स्लिट बना दी जाए तो एंगल का साइज जैसा तुम्हें नजर आ रहा है और भी ज्यादा छोटा हो गया। और अगर यही स्लिट हमारे पास लॉन्गर डिस्टेंस पर हो, जैसे कि हम यंग डबल स्लिट में या डिफ्रैक्शन के लिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते तो ये डिस्टेंस हम लोग ग्रेटर रखते थे, बड़ी रखते थे। तो यही चीज हम लोग यहां पर कर रहे हैं कि अगर ये एंगल अल्फा बहुत छोटा है तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी, तो साइन अल्फा विल बी अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू उसके एंगल के इक्वल हो जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू अल्फा यहां पर, तो बना ए अल्फा इक्वल टू एन लैम्डा। अगर पहली स्लिट के लिए हम लोग पहली फ्रिंज के लिए अगर बात करें तो एन विल बी 1। ओके, एन इक्वल टू 1 यूज करेंगे हम लोग। तो यहां पर अगर 1 पुट करते हो और अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो आपके सामने आएगा ये आंसर। तो अल्फा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। इस एंगल अल्फा को हम लोग संभाल कर रख लेते हैं, बाद में काम में आएगा ये चीज। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि स्लिट S1 और S2 के इल्यूमिनेट होने की कंडीशन क्या होगी। इल्यूमिनेट मतलब इसके S1 और S2 हमारे पास में एक सोर्स की तरह कैसे बिहेव करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि यहां पर हमारे पास में कोई वेव फ्रंट का पहुंचना सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने कल आपको इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके दिखाई थी, और वो भी ब्लू कलर की, कि अगर कोई ऐसा वेव फ्रंट यहां पर पहुंच रहा है कुछ इस टाइप से, तो इसकी वजह से S1 और S2 इल्यूमिनेट नहीं होंगे, इनसे कोई भी लाइट वेव बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि वेव फ्रंट हमारे पास में बाहर जा ही नहीं रहा, स्लिट S1 S2 पर पहुंच नहीं रहा। अगर कोई ब्लू कलर की लाइट जैसे मैंने यहां पर यूज किया, अगर इस तरह से भी पहुंच रही है तो भी हमारे पास में S1 और S2 इल्यूमिनेट नहीं होंगे, चमकने नहीं लगेंगे। तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास में सबसे पहले जरूरी है कि स्लिट S से निकलने वाली या सोर्स S से निकलने वाला वेव फ्रंट कम से कम इस साइज का हो, है ना। और उसके बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे, दैट इज थीटा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास में कम से कम S1 और S2 के बीच में वाई डिस्टेंस होना जरूरी है, या सॉरी जो ग्रीन कलर की लाइट है इनके बीच में एंगल कम से कम थीटा होना जरूरी है। और ये थीटा हमारे पास में ये भी तो डिफ्रैक्शन एंगल ही है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है ना। तो अल्फा शुड बी इक्वल टू थीटा कम से कम, और अगर अल्फा की वैल्यू थीटा से बड़ी है तो भी S1 S2 हमारे पास में चमकेंगे, इल्यूमिनेट होंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग थीटा की कंडीशन निकालते हैं, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। उस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग काम में लेंगे यहां पर पहुंचने वाले, बिल्कुल, लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास में होगा ये एक वेव फ्रंट बनेगा। यहां पर मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूं, थोड़ा बिगड़ गया, कुछ इस तरह से हमारे पास में वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा, राइट, जिसका सेंटर हमारे पास में S होगा। दिख रहा है? इसको सर्कुलर मान लेना प्लीज, जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का सर्कल है ये, एलिप्टिकल शेप में जो बना है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में ये तो हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, जो ग्रीन कलर की लाइट फेस मैंने दिखाई है ये रेडियस की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है। तो रेडियस और ये डिस्टेंस जिसको हम लोगों ने x लिया था,
ठीक है, रेडियस और ये डिस्टेंस हमारे पास में बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। तो इस वेवफ्रंट के बेस पर हम लोग वर्क करेंगे आगे। थीटा इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस, आर्क S1 S2 के इक्वल होगा और रेडियस इज R या X। तो R इक्वल टू X पुट करते हुए मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया, थीटा इक्वल्स टू Y अपॉन X, आर्क दैट इज Y और रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू X। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू Y अपॉन X। अब क्योंकि हमें पता चल गया था कि थीटा अल्फा की वैल्यू या तो थीटा के इक्वल होनी चाहिए या थीटा से बड़ा होना चाहिए। अगर S1 और S2 दोनों कोहेरेंट हो या दोनों हमारे पास में इल्यूमिनेट हो। कोहेरेंट तो तभी होंगे ना जब ये ऑन होंगे, और कोहेरेंट होने के लिए कंडीशन है कि दोनों पर हमारे पास में जो वेवफ्रंट पहुंचे वो सिंगल वेवफ्रंट पहुंचे, अलग अलग नहीं। तो एक ही वेवफ्रंट हमारे पास में यहां पर पहुंच रहा है और जिसकी वजह से S1 और S2 कोहेरेंट नजर आएंगे। तो कंडीशन विल बी अल्फा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू थीटा। अल्फा की वैल्यू, ये जो एंगल अल्फा है वो थीटा से या तो बड़ा हो या उसके इक्वल हो, छोटा कभी नहीं होना चाहिए। इसी को वाइस वर्सा उल्टा भी लिख सकता हूं, थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू अल्फा। तो जो अभी हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकाली थी और थीटा की वैल्यू निकाली थी, उनको हम लोग पुट कर देंगे इन्हीं दोनों की जगह पर। तो ये हमारे पास में बन जाएगा y अपॉन एक्स जो कि यहां पर लिखा हुआ था और लैम्डा अपॉन ए जो यहां लिखा हुआ था। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई y इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए इंटू एक्स। y की वैल्यू हमेशा और हमेशा इस वैल्यू से कम होनी चाहिए। यहां पर लैम्डा है हमारे पास में वेवलेंथ, ए है स्लिट की चौड़ाई या विड्थ ऑफ स्लिट, एंड x इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स। ये हमारे पास में प्राइमरी सोर्स है, सोर्स और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस x। ओके, तो यहां पर ये जो y हमारे पास में डिस्टेंस मिलेगी यही हमारे पास में इसकी कोहेरेंट लेंथ होगी। या हम लोग बोल सकते हैं कि y मैक्सिमम, इससे बड़ा अगर y करते हो तो हमारे पास में लाइट सोर्स कोहेरेंट नहीं रहेंगे। सपोज मान लो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो भी मैक्सिमम y की वैल्यू होगी दैट विल बी कोहेरेंट लेंथ। वेल, तो फाइबर ऑप्टिक्स हमारे पास में यूनिट 3 का सेकंड पार्ट। और फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कशन की थी कि ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास में इंटरनेट को हाई स्पीड में प्रोवाइड करने का एक जरिया है, एक तरीका है। फाइबर ऑप्टिक्स हमारे पास में वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसी फिनोमिना को मैं यहां पर आप लोगों को शो कर रहा हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्रांसपेरेंट, या दूसरे तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। और इसके नीचे क्योंकि वैक्यूम या एयर आप लोग काम में ले सकते हो, ये हमारे पास में हो जाएगी रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम और रेयर मीडियम को हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है, तो गिव मी सेकंड, मैं तो अब इसके लिए हम लोग देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ कैसे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे TIR। तीनों शब्दों का पहला लेटर, पहला अक्षर ले लिया मैंने, दैट इज TINR। तो TIR देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे किसी एक एंगल पर। कहां पर? इस इंटरफेस के ऊपर। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे इसके लिए नॉर्मल, अभिलंब, क्योंकि जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, परावर्तन पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है नॉर्मल। यहां पर अभिलंब या नॉर्मल के साथ में बनने वाला एंगल है हमारे पास में θ1। मैंने इसको नाम दिया है θ1 क्योंकि यहां पर अलग अलग एंगल्स मैं इसी पॉइंट के ऊपर शो करूंगा। जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो उसका एक्चुअल पथ वास्तविकता में होना चाहिए था उसको ये लाइट हमारे पास में अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरह से ट्रेवल कर जाएगी। दिस, इसका एक्चुअल पाथ था ये, चली गई इधर। ओके, अगर इससे बड़े एंगल पर किसी लाइट को इंसिडेंट करवाया जाए, मतलब θ1 से बड़े एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करे तो वो और भी ज्यादा बैंड हो जाएगी, दैट इज θ2 एंगल मार्क कर देते हैं। कुछ इस तरह से चली जानी चाहिए थी लेकिन जा रही है इस तरह से। अगर θ2 एंगल से भी बड़े एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करे तो कुछ एक बार ऐसी कंडीशन हमारे पास में होगी कि ये लाइट वाइब बैंड होते होते इस इंटरफेस पर ट्रेवल कर जाए। ओके, तो अगर इंटरफेस पर ट्रेवल कर रही है तो ये जो एंगल हमारे पास इंसिडेंस एंगल होगा इसका,
इसको हम लोग बोलेंगे, जैसा कि आप लोग इतनी देर से बोल रहे थे, दैट इज क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। ठीक है, मैंने बाकी सारे डायग्राम्स हटा दिए, सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट है। अब ये है हमारे पास में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्रिटिकल एंगल। अगर इससे भी बड़े एंगल पर लाइट आ जाती है कुछ इस तरीके से, तो लाइट और ज्यादा बैंड होनी चाहिए। मींस कि लाइट हमारे पास में लगातार यहां से बैंड होते 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 यहां तक आ गई, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हटते 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 यहां पर आ गई। और भी ज्यादा अगर हटाएंगे तो वो तो यूं चली जाएगी कि लाइट हमारे पास में अगर क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर लाइट आती है तो वो इस तरह से ट्रेवल कर जाती है। अपने ही मीडियम में लाइट का लौटना, किसी सरफेस पर इंसिडेंट होना, किसी समतल पर आपतित होना और अपने ही मीडियम में वापस लौट जाना, ये हमारे पास में कहलाता है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इट मीन कि यहां हमारे पास में होना था रिफ्रैक्शन, हो गया रिफ्लेक्शन, और इसीलिए हम लोग इसको एक नया नाम देते हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपना मेन हेडिंग। ओके, तो कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सबसे पहली कंडीशन तो लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये बेसिक कंडीशन है इसकी, लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास में, लाइट का जो एंगल है, इंसिडेंस एंगल है, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। अच्छा, डायग्राम आपको ये बनाना होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। यहां पर मैंने तीनों चीजों को दिखा रखा है, θ1 लेस देन θc, θ2 इज इक्वल टू, एंड θ3 इज ग्रेटर देन θc।